अरे वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत अच्छा है, अपने बड़े भाई का सदा सम्मान करता है और वो मेरा भी हिस्सा ले लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आदर्श ने कहा, आप ये कागजात देख लीजिए। आपकी माँ ने अपनी सारी जायदाद आपके छोटे बेटे सूरज के नाम कर दी है। आदर्श ने पन्ने पलट कर देखा। एक जगह जाकर उसकी नजर रुक गई। माँ तो पढ़ी लिखी थी, माँ तो हस्ताक्षर करना जानती थी, पर फिर भी माँ ने अंगूठा क्यों लगाया? आदर्श को अब विश्वास हो गया था कि सूरज ने उसका भी हिस्सा हड़प लिया है। उसके साथ विश्वासघात हुआ है। आदर्श तुरंत ही पहले ट्रेन पकड़ कर गया और घर के बाहर जैसे ही पहुंचा, मोहिनी निवास की जगह सूरज निवास देखकर सब माजरा समझ गया। अंदर पहुंचकर वो गुस्से से दंदनाता हुआ बोला, भाई, मेरा हिस्सा हजम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? इस जायदाद में मेरा भी बराबर का हिस्सा था। तू इतना स्वार्थी निकलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन कागजों पर माँ के हस्ताक्षर नहीं थे, तूने जबरदस्ती अंगूठा लगवाया होगा। सूरज कुछ न बोला क्योंकि उसके मन में चोट था। वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद वो आदर्श से बोला, भाई साहब, आराम से रुक कर जाइए, आपका ही घर है। घर? अब ये मेरा घर नहीं। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मैं बाहर गया हुआ था और तूने पीछे से ये कांड कर दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आदर्श घर से चला गया। ट्रेन में बैठे बैठे उसका मन नहीं लग रहा था। पुरानी यादों में वो खोता जा रहा था। मोहिनी देवी और राजीव जी की 2 संतानें हुई थी, आदर्श और सूरज। दोनों भाइयों में 5 साल का अंतराल था। राजीव जी और मोहिनी देवी अपनी दोनों संतानों पर जान छिड़कते थे। परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। आदर्श में धीरज था। वो कोई भी निर्णय उतावलेपन में नहीं लेता था। वहीं सूरज इसके विपरीत जिद्दी था। मोहिनी देवी का लाडला भी सूरज ही था, क्योंकि छोटा बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होता है। वो सदैव माँ के लिए छोटा ही रहता है। वो उसकी सभी गलतियों को माफ कर देती थी। इसी वजह से सूरज जिद्दी भी हो गया था। राजीव जी का अपना व्यापार था, उसी से घर परिवार चल रहा था। बड़ा सा घर और काफी जमीनें थी। आदर्श शुरू से पढ़ाई में होशियार था, वहीं सूरज बस उत्तीर्ण हो जाता था। सूरज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। दोनों बड़े हुए। सूरज की रुचि घर के व्यापार में थी, वो उसमें लग गया और आदर्श की नौकरी दूसरे शहर में बैंक में लग गई। मोहिनी देवी और राजीव जी चाहते थे कि आदर्श भी उनका ही व्यापार संभाले, पर आदर्श को नौकरी करने की इच्छा थी। आदर्श नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद उसका विवाह कामिनी से हो गया, जो उसी के गांव की लड़की थी, जिसे उसकी माँ ने पसंद किया था। इन सब के बाद भी आदर्श पर शहरी रंग नहीं चढ़ा था। वो छुट्टियों में गांव पहुंच जाता था और अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कंचन भी अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी। घर से दूर रहने के बाद भी वो दोनों अपने घर से जुड़े हुए थे। सूरज पर आदर्श जान छिड़कता था और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। अब सूरज भी विवाह लायक हो गया था। वो गांव की ही लड़की से प्रेम करने लगा था। बचपन से जिद्दी था। मोहिनी देवी को ममता पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसे संस्कारी और घरेलू लड़की नहीं लगती थी। फिर भी सूरज की जिद के आगे दोनों को झुकना पड़ा और सूरज की ममता के साथ शादी हो गई। ममता का घरेलू कामों में जरा भी मन नहीं लगता था। उसे सूरज के साथ घूमना फिरना और सिनेमा देखना जाना बहुत पसंद था। चौके का काम भी ज्यादा न आता था। वो ममता को सिखाने का प्रयास करती थी, पर वो सीखना ही नहीं चाहती थी। जुबान की भी कड़वी थी, ऊंची आवाज में बोलती थी और अपने सास ससुर को कुछ भी सुना देती थी। अब जब भी आदर्श और कंचन घर आते थे तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। उन लोगों को आना उसे पसंद नहीं था। कंचन आती थी और अपनी सास के साथ काम में लग जाती थी। मोहिनी देवी जरा सी कंचन की तारीफ कर देती थी तो ममता चिढ़ जाती थी।
उसे लगता था कि सास ससुर रहते तो मेरे साथ हैं और तारीफ कंचन भाभी की करते हैं, जबकि सब इसके विपरीत था। सूरज भी शादी के बाद काम कम संभालने लगा था और चौके का काम सास ही संभालती थी। दोनों ने सास ससुर को रख नहीं रखा था, बल्कि वे दोनों उनके साथ में रहते थे। ममता के बेरुखी व्यवहार के कारण कंचन और आदर्श ने आना कम कर दिया था। जहाँ पहले छुट्टी होते ही गांव आ जाते थे, वहीं अब बस त्योहार पर आने लगे थे। समय के साथ दोनों के बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। बच्चों की पढ़ाई के कारण कंचन और आदर्श अब कम ही जाने लगे थे। राजीव जी से भी व्यापार नहीं संभलता था। टीबी की लंबी बीमारी के चलते राजीव जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आदर्श और कंचन 15 दिनों तक रुक कर गए थे। उन दोनों ने ही सारा काम संभाला था। अपने पति के जाने के बाद मोहिनी देवी आधी टूट गई थी। जीवन साथी के जाते ही आदमी हो या औरत जल्दी बूढ़ा होने लगते हैं। अब उससे ज्यादा काम भी नहीं होता था। वो अकेली ही बैठी रहती थी। काम न करती तो ममता दिन भर चिक चिक करती थी। एक दिन रात को लेटे लेटे उन्हें अचानक लकवा आ गया और वो बिस्तर पर आ गई। ममता रोज आदर्श और कंचन के लिए सूरज के कान भरती थी कि वो तो चले गए, अब उनका इस घर और जायदाद पर कोई हक नहीं बनता है। अब जो भी है हमारा है, हमारे इकलौते बेटे के भविष्य में काम आएगा। सूरज भी ममता की बातों में आ गया। मोहिनी देवी बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनके रोज के कामकाज के लिए गांव की ही एक गरीब विधवा को लगा दिया। सूरज और ममता ने उन्हें ठीक करने के लिए ज्यादा भागा दौड़ी भी नहीं की। आदर्श ने काफी कोशिश की कि वो अपनी माँ को शहर ले आए और उनका अच्छे से इलाज करवाए, पर सूरज और ममता ने उन्हें ले जाने नहीं दिया। इसके पीछे का कारण आदर्श को अब समझ में आया। माँ के बिस्तर पर आते ही वकील से जायदाद के कागजात बनवाए और माँ का उस पर धोखे से अंगूठा लगवा लिया। राजीव जी के जाने के बाद वो ही पति की संपत्ति की मालकिन थी। 4 दिन बाद अचानक मोहिनी देवी की भी मौत हो गई। सूरज ने बड़े भाई को बुला लिया। आदर्श को लगा जैसे आज माँ के जाने के बाद वो अनाथ हो गया है। 15 दिनों के रीति रिवाजों को निभाकर वो भी वापस शहर चला गया। जायदाद और घर की बात कहीं उसके दिमाग में आई ही नहीं थी। एक दिन अचानक गांव से वकील बाबू शहर गए थे कोर्ट की कागजी कार्यवाही करने के लिए। वहीं पर उसे आदर्श मिल गया जो बैंक जा रहा था, तो वहीं पर बातचीत शुरू हुई और वकील बाबू ने आदर्श को वो कागज भी दिखा दिए। आदर्श ने कंचन को बताया, वो भी सुनकर अब चिंतित हुई। 2 बेटियां थी, इसी भरोसे थी कि गांव की जमीन जायदाद से उसकी बेटियों की शादी के लिए थोड़ी मदद मिल जाएगी। आखिर बैंक की तनख्वाह से होती ही क्या है। ट्रेन स्टेशन पर आ गई थी। आदर्श उतरा और अपना घर आ गया। दोनों पति पत्नी ने इसे अपना भाग्य समझा और कुछ दिनों में सामान्य हो गए। उधर गांव में सूरज और ममता का इकलौता बेटा सूरज की तरह ही जिद्दी था। उसे कम उम्र में ही शराब और जुए की लत ने घेर लिया था। वो अपने माता पिता की एक ना सुनता था। दिन भर आवारागर्दी करना और दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, लड़कियों को ताड़ना उसकी यही आदत थी। पढ़ाई भी पूरी नहीं की और एक लड़की से एक से लड़ाने लगा। सूरज और ममता को लगा कि हो सकता है शादी के बाद उनका बेटा राहुल सुधर जाएगा, तो उन्होंने उसी लड़की से शादी करवा दी। आदर्श और कंचन भी राहुल की शादी में अपनी बेटियों के साथ में आए थे। दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही थी, उनकी नौकरी लगने वाली थी। गांव वाले ममता के भाग्य की सराहना कर रहे थे कि एक ही बेटा है, उसका भी जल्दी ब्याह हो गया है। आदर्श की दोनों बेटियां कुंवारी ही घूम रही है। आदर्श और कंचन गांव वालों को जानते थे। उन्होंने बेटियों को समझा दिया था कि वो गांव वालों की बातों में न आए, उसे दिल पर न लगाए। शादी के बाद आदर्श परिवार के साथ वापस शहर चला गया। शादी के बाद भी राहुल की हरकतें वैसे ही रही और जिस लड़की को ब्याह करके लाया था वो भी परेशान होकर उसे छोड़कर चले गए। ममता और सूरज भी अपने बेटे की हरकतों से काफी परेशान हो गए थे। न तो वो घर पर रहता था और न ही वो व्यापार संभालता था। रात भर दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। बेटे की चिंता में घुलकर ममता बीमार रहने लगी थी।
उसके जीवन की सारी खुशियाँ चली गई थी। एक ही बेटा था, वो भी खोटा ही निकला। एक दिन ममता उदास सी पानी भर रही थी, उसका पाँव फिसला और वो सिर के बल गिर गई। सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। अब राहुल को और भी आजादी मिल गई। सूरज किसी तरह घर संभाल रहा था। एक रात जब उसकी नींद खुली तो देखा उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। सामने राहुल और उसके दोस्त खड़े हुए थे। राहुल एकदम से नशे में चूर था। राहुल ने चाकू की नोक पर उससे हस्ताक्षर करवा लिए और सारी जमीन घर अपने दोस्त के नाम पर कर दी, क्योंकि जुए में वो अपने दोस्त से इस घर और बाकी जमीनों को हार चुका था। दोस्त को तुरंत घर के कागजात चाहिए थे। सूरज ने इतनी मेहनतें की कि वो क्या कर रहा है। जिस जायदाद को अपने बेटे के लिए भाई से छीना, वही जायदाद वो दोस्तों को लुटा रहा है। पर राहुल एक न सुनी। सुबह उठते ही सब कुछ राहुल के हाथ से जा चुका था। दोस्त ने धक्के देकर राहुल और सूरज को घर से निकाल दिया। राहुल का नशा उतरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत मन्नतें की, पर दोस्त की नजर तो उसकी जायदाद पर काफी पहले से ही थी। तभी तो उसने पहले उसे खूब शराब पिलाई, फिर जुआ खिलाया और उसका सब कुछ हड़प लिया। राहुल ने पिता सूरज की हालत देखी, वो भी बेसुध हो गए थे। राहुल अपने पिता को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। एक ही दिन में हाथ से सारी जायदाद भी चली गई और बेटा भी चला गया। आज सूरज को महसूस हुआ कि उसने अपने पिता तुल्य भाई की जायदाद हड़प कर कितना बड़ा गुनाह किया था। उसे उसकी ही सजा मिली है। बुरे कर्मों का अच्छा फल तो नहीं मिलता है। सूरज के मन पर बोझ था। मन तो उसका हुआ कि वो अपने प्राण दे दे, पर जब तक अपने बड़े भाई से माफी नहीं मांग लेता तब तक उसका पश्चाताप पूरा नहीं होगा। वो पहले ही बस पकड़कर शहर चला गया। रविवार का दिन था। आदर्श घर पर ही था। दूर दरवाजे से परिवार की हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थी। सामने अपने चाचा को देखकर दोनों बेटियां अंदर चली गई। उन्हें भी पता था कि चाचा ने उनके पापा के हिस्से की भी जायदाद हड़प ली थी। अब दोनों बेटियां अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। घर में पैसों की कमी नहीं थी। दोनों इतना कमाने लगी थी कि अपनी शादी का खर्चा खुद भी उठा सकती थी। आदर्श और कंचन भी चौकन्ने हो गए थे। वहाँ गांव में क्या हुआ था, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के फोन तो आ गए थे, पर सूरज यहाँ क्यों आया है? आदर्श कुछ बोलता कि इससे पहले सूरज भाई के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मेरे मन पर बड़ा बोझ है। मैंने आपके साथ विश्वासघात किया था, उसकी सजा मुझे मिल रही है। जिस बेटे के लिए मैंने आपका हिस्सा भी छीन लिया था, उसी बेटे ने मेरे साथ छल किया और मैं अपना सब कुछ लौटा चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना परिवार है। मैं मरने से पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन और आत्मा पर कोई बोझ न रहे। ये बात अब समझ में आई है कि छीनने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। सूरज मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया और तू कहीं नहीं जा रहा है। मैंने तुझे भी अपनी संतान समझा है। तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। आदर्श से माफी मिली और वो जोर जोर से सांस लेने लगा। कंचन ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया, पर तब तक आदर्श के पैरों में सूरज दम तोड़ चुका था।